नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार के संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, कलेक्टर को नहीं आए अब तक आदेश। पीएम आवास में नगरपालिका ने रोकी 17 हितग्राहियों की दूसरी किश्त, शिकायत के बाद उठाया कदम। गांगुलपारा में जल्द शुरू होगा इको पर्यटन योजना, पर्यटक को मिलेगी सुविधा। वारासिवनी में खाद की कमी से परेशान हो रहे किसान। पत्नी के वियोग में बन गया चोर, पुलिस के सामने किया खुलासा। नगरपालिका ने फिर शुरू की अतिक्रमण की कार्यवाही, ऑटोमोबाइल से दुकानों से हटाया अतिक्रमण। शासकीय कार्य में बाधा, परसवाड़ा जनपद सदस्य गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गबन के आरोप में पूर्व सरपंच पहुंचे जेल, हीरापुर पंचायत का मामला। शहर में कम नहीं हो रहे मवेशी, सड़क दुर्घटना में घायल हुए पार्षद। और करंट और फांसी लगाने से अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीते दिनों विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी सहित अलग अलग प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारी या बंद हो चुके कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश आज तक जिला मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारी या फिर बजट के अभाव में बंद हो चुके प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को संबंधित विभाग में नियमितीकरण के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें 16 सितंबर तक सभी की जानकारी भोपाल भेजी जानी है। यह सब कुछ कलेक्टर के माध्यम से हो रहा है। सभी विभाग के मुखिया कलेक्टर के माध्यम से यह जानकारी भेजेंगे कि उनके विभाग में कौन से कर्मचारी संविदा पद या फिर प्रोजेक्ट में कार्यरत थे और उन्हें नियमित किया जाना है। कलेक्टर दीपक आर्य ने चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें इस तरह का कोई आदेश अब तक नहीं मिले हैं। जैसे ही वरिष्ठ स्तर से कोई आदेश मिलेंगे उसका पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत पर शहर के वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी के 17 हितग्राहियों की दूसरी किस्त रोक दी गई है। इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता और हितग्राही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता निवासी जयप्रकाश कॉलोनी वार्ड नंबर 29 मोहन राउत के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके वार्ड में 86 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जिसमें से 33 हितग्राही अपात्र है। बकायदा मोहन राउत के द्वारा इस मामले की शिकायत प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन आवास एवं विकास मंत्रालय भोपाल, कलेक्टर बालाघाट और नगरपालिका अधिकारी बालाघाट को की गई थी, लेकिन अब तक उन्हें सूचना के अधिकार से मांगी गई कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। उल्टा अधिकारी और हितग्राही ही मोहन राउत पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वह फर्जी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मोहन राउत की शिकायत पर ही नगरपालिका ने 17 हितग्राहियों की दूसरी किस्त रोक दी है और जांच की बात कही जा रही है। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब मोहन राउत की शिकायत सही नहीं है तो फिर 17 हितग्राहियों की दूसरी किस्त क्यों रोक दी गई? नहीं, मुझे तो जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है। 4 जनवरी की एक मेरी आरटीआई है जो पूरे शहर भर की लगी थी, उसके लिए इन्होंने मुझे दिया नहीं। और जब मैंने उसकी अपील प्रथम से अपीलीय अधिकारी जबलपुर को की तो उन्होंने आदेशित किया कि 15 दिन में सारे दस्तावेज निःशुल्क दे दिए जाएं। नगर पालिका महोदय ने मुझे लेटर जारी किया कि आप आके निःशुल्क ले जा लो, मगर मुझे आज दिनांक तक वो नहीं मिल पाया। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग भोपाल में कर दी, जो अभी लंबित है। तो आज तक आपको किसी प्रकार से कोई सीएमओ द्वारा कोई आदेश कोई जारी नहीं, कुछ नहीं मिल पाया। मैंने बार बार सीएमओ महोदय से शिकायत की इस बारे में कि मुझे ये लोग दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। मैंने उनका नाम भी बताया, सहायक राजस्व निरीक्षक सूर्यकांत उइके का, मगर उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बार बार उनसे निवेदन किया मगर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं। इस मामले में वार्डवासी नगरपालिका पहुंचकर शिकायत करते हैं कि उन्हें दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है। इसके पीछे मोहन राउत के द्वारा शिकायत करना बताया जा रहा है। मोहन राउत का स्वयं का घर है, इसलिए उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी दूसरी किस्त नहीं डाल रही, इसलिए आए हैं। किस चीज़ की? प्रधानमंत्री आवास योजना की? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी किस्त नहीं डाली है, इसलिए आए हैं। क्यों नहीं डाल रही किस्त? ये मोहन राउत की वजह से नहीं डाली है। कौन है मोहन राउत? तो क्या शिकायत किया इन्होंने आप लोग? मोहन राउत हमारे मोहल्ले का ही है। शिकायत ये करता है कि उसको पैसे नहीं मिले हैं 2.5 लाख रुपए, तो इनको भी मत मिले। उसके बाद जानिए घर बन गया और उनका घर तो पक्का बना हुआ है, वो दूसरे के घर में कब्जा बैठा रहा है।
2.5 लाख के लिए। शिकायत ये लेके आया हूँ सर जी, क्या प्रधानमंत्री अंतर्गत की योजना के जो दूसरी किस्त नहीं डालने पर हमारे मोहल्ले वाले बहुत परेशान हैं और बहुत दिक्कत में हैं। और मैं खुद दिक्कत में इतना परेशान हूँ कि अब 2,500 रुपये महीने से रह रहा हूँ। 4-5 महीने हो चुका है। पहले झोपड़ा बनाया था मैंने बरसात में वहाँ पर, तो वहाँ पर भीग के टूट गया। इस वजह से किराए से रह रहा हूँ। क्यों नहीं डर रही शिकायत? क्यों आपकी किस्त नहीं डर रही है? ये मोहन रावत बहुत परेशान कर रहा है, बोलते हैं बहुत दिक्कत कर रहा है, बोलते हैं क्या परेशानी है उसको, क्या मुसीबत है, तो पूरे मोहल्ले वाले से उलझन लेके खड़ा है और उसकी क्या इच्छा है। क्या मानते हैं आप, क्यों शिकायत कर रहा है आपकी? मैं तो ये मानता हूँ कि सर जी उसका क्या 2.5 लाख नहीं आए, इस वजह से उसकी जगह वगैरह भी नहीं है वहाँ पर। कौन सी जगह है, मकान भी तो रहना चाहिए वहाँ पर। पक्का मकान ऑलरेडी बना हुआ है उसका और वो जगह भी नहीं है, इस वजह से वो सोच रहा कि मेरे पास भी 2.5 लाख रुपए आ जाए। नगर पालिका के सीएमओ दिनेश बागमारे बताते हैं कि मोहन राउत को उसके द्वारा मांगी गई सभी जानकारी दे दी गई है। कोई राउत करके है और उनका लगातार शिकायत कर रहा है। उसको जो चीज़ सूची मांग रहा है मैंने सूची दे दी है। एक्चुअल में उसका प्रधानमंत्री आवास में उसने आवेदन लगाया था, लेकिन उसका स्वयं का आवास जो है वो पक्का पाएगा। उसने उसी के पड़ोसी या उसी वार्ड के ऐसे 16-17 लोगों की नाम मांगा कि वो उनको बोल रहा कि अपात्र, लेकिन जब हमने उसकी जांच कराई तो पात्र पाया। जिला अस्पताल में संचालित डायलिसिस मशीन आखिरकार कलेक्टर दीपक आर्य की चेतावनी के बाद सोमवार को शुरू हो गई, जिससे किडनी के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अधिकारियों के अनुसार आगामी दिनों में यदि मशीन दोबारा खराब हुई तो डायलिसिस मशीन कंपनी के संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीते एक पखवाड़े के दौरान लगातार डायलिसिस मशीन का खराब होने का सिलसिला चल रहा है, जिस कारण किडनी के मरीजों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बात से आहत होकर कलेक्टर दीपक आर्य ने डायलिसिस मशीन संचालक को सीधे चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर मशीन बना दी जाए, वरना एफआईआर कर दी जाएगी। इसके बाद मशीन शुरू तो हो गई, लेकिन अब अधिकारियों ने एक बार फिर चेतावनी दी कि दोबारा मशीन खराब हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कब से स्टार्ट की गई? डायलिसिस बार बार खराब हो रही है, इस बात में कलेक्टर साहब भी नाराज हैं और माननीय कलेक्टर साहब हमारे, और दूसरा हमने इस विषय में अपने ऊपर अधिकारियों को भी बता दिया हूँ। और हम परेशान हैं इसलिए कि हमारे मरीज त्रस्त हैं। इसकी गलती उनकी है, परेशान हम लोग हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता और भी जो भी हमारे नीडी पर्सन्स हैं उसको उनको ही फ़ायदा मिल जाए, लेकिन वो इतना समझाने के बाद कलेक्टर साहब ने उसको डांटा, समझाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब इच्छा होती है तो ख़राब हो जाती है, बोलते हैं कि सुधर गए, कुछ नहीं होगा। कभी कुछ बहाना बताते, कभी कुछ बहाना बता देते थे। तो अभी जो उनको कलेक्टर साहब ने परसों 3-4 दिन 2 दिन पहले डांटा था, तो किसी तरह वो आकर कल उन्होंने मशीन सुधार दिया। कल से हमारे चालू हो गया है और ऐसा चल रहा है। सर, अगर अब खराब होती तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इस बार खराब नहीं, तो कलेक्टर साहब ने बोला कि इस बार उसके ऊपर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब वो चीज़ तो अब हम आपको इसमें नहीं बता सकते, और वो कलेक्टर साहब ही मतलब क्या कर सकते हैं वही बताएंगे। क्या उसका ठेका निरस्त करने की कार्रवाई? सब वो भी हो सकता है, निरस्त भी हो सकता है और भी दूसरी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी उनके ऊपर। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बालाघाट बैया रोड स्थित गांगुलपारा जलाशय पर इको पर्यटन के लिए वन विभाग नई योजना तैयार कर रहा है, जिससे भविष्य में जिले के लोगों को पर्यटन की अच्छी सुविधाएं मिल सकेगी। क्षेत्र के जनपद सदस्य भूरू पटेल बताते हैं कि गांगुलपारा जलाशय के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया है, जिस कारण लोगों को इको पर्यटन जैसे कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ पर इको पर्यटक के नाम पे जो आज गांगुलपारा जलाशय है, इसको यहाँ पर इनके फॉरेस्ट के द्वारा पहले भी इको पर्यटक के द्वारा यहाँ पर बोर्डिंग और यहाँ पर रेस्ट हाउस और यहाँ पर लोगों के पिकनिक की और घूमने आने के लिए व्यवस्था की गई थी। पर देख रहे हो 2 साल से यहाँ पर जो है वहाँ पत्थर रख के लोगों को यहाँ से आने के लिए, लोगों को अंदर जाने के लिए, पिकनिक में घूमने और तालाब घूमने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है। तो ये कहाँ की नीति है कि तुम इको पर्यटक के नाम पे सरकार का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, तो उसका कारण तो हो। अगर कोई घटना घटती है तो उसकी सुरक्षा की जाए, ना कि लोगों को वहाँ से वंचित रखा जाए। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ जो क्षेत्र है वन संप्रदाय से भरा हुआ क्षेत्र है और बहुत अच्छा यहाँ पर डैम है जो 100 साल से करीब यहाँ पर है। तो लोगों को घूमने के लिए, लोगों को टाइम पास करने के लिए, लोगों को एंजॉय करने के लिए एक हमारे बालाघाट का एक प्रख्यात जगह है जो प्रसिद्ध है। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखा गया है कि पहले टिकट भी ली जाती थी अंदर जाने की। कितना लॉस हो रहा है बालाघाट जिले के प्रशासन को इसको बंद करने पर फॉरेस्ट विभाग? पहले यहाँ पर जो है लोगों से गाड़ियों का पैसा लिया जाता था, अंदर जाने के लिए पैसा लिया जाता था वन समिति द्वारा, और उसके बाद भी यहाँ पर उस पैसे का ना उपयोग करके आज भी आप पार पे चले जाओ तालाब की, तो आज भी वही गड्ढे हैं, वही हालत है।
तो जब मैंने इरिगेशन ये फॉरेस्ट वाले बोलते हैं इरिगेशन वाले बनाएंगे, और इरिगेशन वाले बोलते हैं कि फॉरेस्ट वाले पैसा ले रहे तो वो बनाएंगे। ना तो फॉरेस्ट वाले ने बनाया, ना इरिगेशन वाले ने बनाया। तो यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था करे सही कर देते। किरणापुर तहसील के पेंड्रई निवासी खुमान सिंह नकपुर बताते हैं कि वे गांगुलपारा अपने दोस्तों के साथ भ्रमण के लिए आए थे, लेकिन वन विभाग ने भीतर जाने से मना कर दिया। सर यहाँ पता चला था कि गांगुलपारा बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, घूमने के लायक का है, इसलिए आए थे अपन। अच्छा, आप अकेले आए थे कि किसके साथ? सर अपन 3 लोग आए। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ में? हाँ। तो क्या हुआ अभी यहाँ पर आप लोग? सर आए तो फॉरेस्ट विभाग वाले ने अंदर आने के लिए मना कर दिया। पहले कभी आए हैं? सर पहले आए थे 3 साल पहले, तो उस समय में मनाही नहीं थी, टिकट लगती थी 20 रुपये। तो उस समय में आए थे, घूमे थे। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो देखने लायक की है? जो सर यहाँ पे देखने लायक की अपना गांगुलपारा तालाब है, और उधर अंदर में एक झरना है जो बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत, देखने लायक का। अच्छा, क्या होना चाहिए जैसे मना कर रहे हैं अभी आप लोग को? तो अब उसके बारे में तो पता नहीं सर। नहीं, क्या चाहते हैं कि खुला छोड़ देना चाहिए या बंद ही रख देना चाहिए इसको? नहीं सर, खुलना तो चाहिए, पर ऐसा है कि थोड़ी सिक्योरिटी के हिसाब से खुलना चाहिए, घूमने आने के लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसा बस। लांजी तहसील मुख्यालय से पहुंचे कमलेश दशहरे बताते हैं कि वे गांगुलपारा भ्रमण के लिए आए हुए थे, लेकिन वन विभाग ने उन्हें भीतर जाने से मना कर दिया, जिस कारण निराश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, जो कि यहाँ पे मना कर रहे हैं हमको घूमने के लिए। मना किया जा रहा है। क्यों मना किया जा रहा है उनके द्वारा? पूछे नहीं क्या? उनके द्वारा पता नहीं क्यों मना किया जा रहा है, जबकि यहाँ बोला गया था कि अच्छा खासा पिकनिक कर सकते हैं, कुछ भी बना जाने पिकनिक कर सकते हैं यहाँ पे। क्या पहली बार ही आए क्या? हाँ, पहली बार आए यहाँ पे। अच्छा, कैसी जगह है ये? बाहर से तो देख रहे हैं, बाकी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो फिर भी मतलब गांगुलपारा एक बहुत विख्यात जगह है अपने यहाँ की। यही सुने थे, इसलिए ही तो आए थे यहाँ पे घूमने। तो देख नहीं पाए क्या? अभी नहीं देख पाए ना। दक्षिण वन मंडल सामान्य के उपमंडल अधिकारी अमित पटोदी के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से गांगुलपारा को इन दिनों बंद कर दिया गया है। इको पर्यटन विकास बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे ही कोई योजना आती है उसे नए सिरे से शुरू किया जाएगा। ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। क्या है कि जो गेट है वो काफ़ी एकदम हिली पोर्शन पे है, और वहाँ पे कई सारे पर्यटक जो आते हैं, गाड़ी वाहन वगैरह लेके आते हैं, तो बेतरतीब अपना पार्किंग करते हैं। और चूँकि आपको पता है कि पहाड़ी रोडों पे, मार्गों पे रोड काफ़ी सकरा होता है, तो कहीं बसें, कहीं गाड़ियाँ आती है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उसे बंद किया है, ताकि वहाँ पे कम से कम उस पर जो है पर्यटक का दबाव रहे, ताकि हम उसको व्यवस्थित तौर पे रख सकें और एकदम सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित है। सर, क्या रणनीति बनाएंगे इसमें? इसके लिए अभी हमने प्रस्ताव भेजा है इको पर्यटन विकास बोर्ड को। तो जैसे कुछ आता है उस संबंध में कि कैसे उसको डेवलप करना है, क्या क्या उसमें मतलब प्रस्तावित कार्य करना है, तो उसके हिसाब से योजना बना के उसको क्रियान्वित करेंगे। सर, ये भी देखा है कि उससे काफ़ी राजस्व की प्राप्ति भी होती थी विभाग को। हाँ, अभी जैसे बारिश का सीजन है, काफ़ी मात्रा में भारी वर्षा यहाँ पे हुई है, और अभी लबालब स्थिति में भरा हुआ है, झरना भी चल रहा है, लेकिन अभी सुरक्षा की दृष्टि से रोक लगाई गई है। अभी इस सीजन में कम से कम काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। शासन के निर्देशों के तहत ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण अंतर्गत संकुल स्तर स्थानांतरित कर्मचारियों को कार्यमुक्त एवं कार्य प्रभार ग्रहण कराए जाने के अहम मकसद को लेकर आज बीआरसी कार्यालय में संभाग स्तरीय काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि वर्ष 2019 के अंतर्गत स्वैच्छिक स्थानांतरण के अंतर्गत होल्ड की गए शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। इस संदर्भ में प्रभारी के.एस. पटले के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। और आज दिनांक को जो शिक्षक संकुल प्राचार्य में बाहर से कार्यमुक्त होकर आए और उनके पास पद न होने की स्थिति में उन्होंने उनको होल्ड पर रखा था, तो आज काउंसलिंग के माध्यम से जिले में रिक्त स्थानों पर उनकी मतलब कहना चाहिए नियुक्ति की जा रही है उनकी इच्छा अनुसार। अच्छा सर, इसमें कितने पद रिक्त थे, प्राथमिक और माध्यमिक? हमारे पास जी ब्लॉक वाइज है लगभग करीब प्राथमिक शिक्षक के तो करीब 100 पद प्राथमिक शाला के, माध्यमिक शाला के भी लगभग 50 पद लगभग रिक्त थे। लालबर्रा क्षेत्र में थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन व परिवहन करने वाले डंपर मालिकों में हड़कंप मच गया है।
लालबर्रा थाना प्रभारी मनीषाराम रोमड़े ने बताया कि 26 अगस्त की रात्रि में विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए राज्य मार्ग क्रमांक 26 में सिवनी की ओर जा रहे रेत से भरे 10 डंपरों को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें सभी डंपर ओवरलोड पाए जाने पर चालानी कार्यवाही करते हुए 88,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर स्थित ग्राम पंचायत नेवरगांव में 26 अगस्त की रात्रि में रेत भरा डंपर व 27 अगस्त को दोपहर के समय गिट्टी से भरा डंपर का पहिया सड़क के किनारे केबल लाइन की नाली में धंसने से दोनों वाहन फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। मौके पर पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि 26 अगस्त को रात्रि लगभग 10:30 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरगांव के सामने सड़क के किनारे केबल लाइन की नाली में रेत से भरा डंपर बुरी तरह से फंसा हुआ था, जिस पर डंपर चालक के द्वारा निकालने का प्रयास किया जा रहा था। डंपर वाहन के एक ओर के दोनों पहिए पूरी तरह से नाली में धंस गए थे। इसी तरह 27 अगस्त को दोपहर में पंचायत भवन के सामने सिवनी से लालबर्रा की ओर गिट्टी भरकर आ रहा एक और डंपर वाहन केबल लाइन की नाली में फंस गया, जिसे निकालने के लिए भी भारी मशक्कत करना पड़ा। सड़क के किनारे दूरसंचार कंपनियों के द्वारा नाली खोदकर केबल बिछाई गई है, जिसके बाद नाली में मिट्टी तो डाल दी गई है, जिस कारण यह घटना हो रही है। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। वर्तमान समय खेती कार्य का है और कृषक बंधुओं का रोप कार्य अपने अंतिम पड़ाव में है, जिसके लिए किसानों को वर्तमान स्थिति में फसल में डालने के लिए खाद की आवश्यकता है, लेकिन खाद क्षेत्र की सोसाइटी व वारासिवनी स्थित कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी और वारासिवनी तहसील विपणन समिति से खत्म हो चुकी है। इसके लिए किसानों को सोसाइटी व कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 10 दिनों से किसी प्रकार का खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए उन्हें मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष बारिश काफी लेट हुई है और इस दौरान कई कृषकों की बारिश और तेज धूप के कारण एक बार की नर्सरी खराब होने पर दूसरी बार की नर्सरी बोनी पड़ी है, जिसके बाद अच्छी वर्षा के कारण किसानों के द्वारा खेत में परा कार्य प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में अंतिम चरणों में चल रहा है। कब से आप घूम रहे हैं इसके लिए? 2-3 दिन हुआ घूम रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं कहते, सोसाइटियों में नहीं है। तो यहाँ पे आए थे आप, जहाँ से सोसाइटियों को वितरित किया जाता है। यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ भी नहीं सो जाते, यहाँ पे भी नहीं है। क्या बोलते हैं? सोचा नहीं बोलते, 2 दिन में आएगा बोलते। करीब कितने दिन से नहीं है यहाँ पे? अभी मालूम नहीं, हम तो आज ही आए यहाँ पर। आपकी सोसाइटी में कब से खत्म हुआ? 3 दिन हो गया खत्म हुआ। 3 दिन हो गया खत्म हुआ है तो, और यहाँ पे भी नहीं है। तो इन लोग क्या बोलते हैं? अभी बात की आपने तो सोडा ही नहीं बोल रहे हैं। सोडा ही नहीं है बोले। कोई भरोसा नहीं कब आएगा, कोई भरोसा नहीं कब तक आ जाएगा। यदि अगर से आपको समय पे सोडा नहीं मिल पाया तो क्या दिक्कतें आएगी आपको खेती कार्य में? सोडा नहीं मारेंगे तो खेती किसी नहीं हो जाएगी। धान तो मार खा जाएगा, धान मार खाएगा। जिसकी खेती है 1-2 एकड़ उनको परमिट पे दे रहे हैं। और तुम्हारा? हमारी क्या है, रहन बट्टे अध्यय करते हैं। हमको 1 बोरी DAP की ज़रूरत थी, तो वो नकदी में नहीं दे पा रहे। तो आपका परमिट नहीं है क्या? नहीं, परमिट नहीं है। खेती वाले का परमिट होता है। तो अभी क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत वही है कि अभी सोडा नहीं दे पा रहे। वो कह रहे कि किसानों के लिए आए, पहले उनको दिया जाएगा, उसके बाद जिसका परमिट है उसको दिया जाएगा। और आपको नहीं दिया जाएगा? तो उन्होंने बोले कि 2 दिन के बाद आना बोले। तो 2 दिन बाद मिलेगा? हाँ, 2 दिन बाद मिलेगा कह रहे। आपके गांव के बहुत सारे ऐसे हो गए? हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना, आके वापस गए। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में करीब 40 सोसाइटियां हैं, जिनमें वारासिवनी तहसील विपणन समिति मर्यादित, वारासिवनी स्थित कार्यालय,
कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी वारासिवनी के द्वारा खाद का स्टॉक भेजा जाता है, जहां पर गत 10 दिनों से सोडा सुपर फास्फेट, यूरिया, डीएपी सहित अन्य प्रकार के खाद का स्टॉक खत्म हो गया है, जिनके द्वारा किसानों की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन से खाद स्टॉक भेजने की गुहार लगाई है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा यूरिया देने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन उक्त स्टॉक व अन्य खाद्य स्टॉक कब भेजे जाएंगे यह निश्चित नहीं हो पाया, जिसके चलते कई किसान 20-30 किलोमीटर से चलकर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आकर पूछताछ कर रहे हैं, किंतु उन्हें भी बेरंग ही वापस होना पड़ रहा है। अभी हमारे पास तो यहाँ पे डीएपी, सुपर फास्फेट, पोटास ये उपलब्ध है। यूरिया भी पिछले 2 दिनों से नहीं है। अब मेरे ख्याल से यूरिया, डीएपी तो वारासिवनी खैरलांची क्षेत्र की प्राय समिति सभी जगह समाप्त हो गया है। जैसे जानकारी हमें गोडाउन से प्राप्त हुई है, वो बता रहे हैं कि डीएपी तो अभी मुश्किल है 2-4 दिन, और शायद यूरिया आज शाम तक आने की वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, अभी किसानों का बिल्कुल पीक सीजन है, किसानों के परे खत्म हुए, किसानों को अभी डीएपी, यूरिया की नितांत आवश्यकता है। अगर इस समय में किसानों को अगर डीएपी, यूरिया नहीं मिला तो वाकई में किसानों के लिए बहुत विकट समस्या है। यहाँ पे लोग नकदी के लिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं। शहर की सोसाइटी, वारासिवनी सोसाइटी, यहाँ पे नकदी के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र का किसान वारासिवनी आता है। मगर अब पॉसिबल नहीं है कि हम सारे लोगों को नकदी यहाँ से दे दें, क्योंकि अगर नकदी दे देंगे तो हम अपने कार्य क्षेत्र के किसान जो बेचारे उधारी लेने के लिए जो हमारे पास आते हैं, हम उन लोगों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए शायद कुछ किसान हमारे पास असंतुष्ट होकर भी जा रहे हैं, जो बोल रहा है कि मेरे को 5 बोरी दो, तो हम उसको 1 बोरी दे रहे हैं, और कभी कभी तो नकदी नहीं भी बेच रहे हैं। कुछ किसान जो हमारे कार्य क्षेत्र के नहीं है, वो लोग हमारे पास से असंतुष्ट होकर भी जा रहे हैं। अभी वर्तमान में यूरिया और डीएपी की शॉर्टेज चल रही है। आज रेक लगने की संभावना है यूरिया की, तो कल से किसानों को यूरिया मिल जाएगा। और बाकी नहीं, अभी संभावना डीएपी की है नहीं आने की। तो सर अभी क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है? अभी ये जब ये नहीं, आप क्या नहीं है तो क्षेत्र में हाहाकार मचा है क्षेत्र में, तो पूरा यूरिया और डीएपी के बारे में खास तौर से यानी खूब बहुत ही शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वर्तमान। अभी आपने जो रेक आ रही है वो कितने बोरियों की है? अभी वर्तमान में रेक यूरिया की आ रही है 500 टन की आ रही है। 500 टन की 1100 बोरी लगभग रहेगी। 11,000 बोरी। हाँ। तो अभी किसान डेली आ रहे होंगे आपको? हाँ, डेली आते हैं यहाँ पर और पूछ के वापस चले जाते हैं। पूछ के वापस चले जाते हैं। तो बाकियों के लिए भी आपने मांग की है क्या? नहीं, अभी हमने वर्तमान मांग की थे डीएपी और यूरिया के लिए। भारतीय खाद्य निगम के नवेगांव गोदाम में कार्यरत 5 सुरक्षा कर्मियों ने मोंटूस पांडे सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर व एक अन्य गार्ड पर प्रतिमाह अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत नवेगांव थाने में दर्ज कराकर कलेक्टर कार्यालय में मामले की जांच करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजीआर के तहत मोंटूस पांडे सिक्योरिटी एजेंसी भोपाल द्वारा सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की गई थी, जिसमें चयनित भूतपूर्व सैनिकों को 19 जनवरी 2019 से मध्य प्रदेश के तमाम एफसीआई गोदामों में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य दिया गया था। लेकिन नवेगांव के एफसीआई गोदाम में कार्यरत इन 5 भूतपूर्व सैनिकों से फरवरी माह से ही अवैध वसूली का कार्य शुरू कर दिया गया। हम 6 लोग मोंटूस सिक्योरिटी में भारतीय खाद्य निगम में सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करते हैं। किस जगह पे? नवेगांव में। और हमसे अवैध वसूली जनवरी माह से की जाती है। हम लोग 19 जनवरी से यहाँ जॉब में लगे हैं और फरवरी से लेकर अभी तक हमसे हर महीना 2500 2000 की अवैध वसूली की जा रही है। और जिसकी शिकायत हमने मोंटूस सिक्योरिटी के कर्नल मोंटूस साहब को भी दी थी, पर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बोला हम कोई कटिंग नहीं लेते। पर उसका सुपरवाइजर बाद में झूठ बोला और वो कटिंग लेता था, जिसकी शिकायत हमने नज़दीकी थाना नवेगांव में की थी। और हमारी वहाँ हमने शनिवार को आवेदन लगाया था, तो आज मंगलवार हो गया, वहाँ भी पुलिस थाना में किसी ने सुनवाई नहीं किया। इसलिए आज हम जन सुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर साहब के पास हमको यहाँ पर आवेदन लेकर उपस्थित होना पड़ा इस चीज़ की शिकायत करने के लिए। और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि ये मैं एसपी साहब के पास फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आपकी सुनवाई वहाँ पर होगी। ये बताइए कि कौन है वो शख्स, कौन 2 लोग हैं जो आपसे कटिंग लेते हैं या पैसा अवैध वसूली करते हैं? हाँ, वो हमारे साथ में एक ड्यूटी करता था भाऊराव चौधरी और आशीष
आशीष तिवारी जो मोन्टो सिक्योरिटी में सुपरवाइजरी की ड्यूटी करता है, पूरी अवैध वसूली करते हैं हमसे हर महीना आकर। हम लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो हमको काम से निकाल दिया उन्होंने। अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे सुनकर आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, एक व्यक्ति अपने पत्नी के वियोग में चोर बन गया और चोरी का काम शुरू कर दिया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है। शहर में बीते दिनों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में इजाफा हो गया। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 19/18 को फरियादी सूर्यकांत अंगुरे, ये निवासी जो है घोटी पोस्ट तहसील लालबर्रा के रहने वाले हैं। ये यहाँ बालाघाट में आए हुए थे और हरिओम भोजनालय के बाजू में मोटरसाइकिल खड़ी करके जो है खाना वगैरह खाने गए थे। जब वो वापस आए तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पर नहीं थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उन्होंने थाना कोतवाली पर दर्ज कराई। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 462/19 धारा 379 पंजीबद्ध आरोपी अज्ञात के विरुद्ध किया जाकर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान प्रधान आरक्षक रामकिशोर राहंग डाले के द्वारा विवेचना करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज तथा मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 27/8/18 को आरोपी नागेश पिता कुंजीलाल भूते, जाति कुंबी, उम्र 42 साल, निवासी वार्ड नंबर 30 को संदेही के रूप में अभिरक्षा में लिया गया और अभिरक्षा के दौरान पूछताछ की गई, जिसने दिनांक 19/8/18 को मोटरसाइकिल ओम भोजनालय के पास से उठाकर चोरी करना स्वीकार किया। उसके द्वारा बताए गए मेमोरेंडम पर उसके घर से मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इसका ऐसे ही ये दैनिक कार्य करता है और इसकी पत्नी जो है शिक्षिका है यहाँ पर किरनापुर में, 2 बच्चे हैं इसके। इस तरह से इसने बताया। सर, क्या पहली बार चोरी किया और अभी तक तो पहली बार चोरी करना बताया हुआ है, बताया उसने कि ऐसा कुछ उसके द्वारा पूर्व में। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह से मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्यवाही करते हुए सीसी रोड के गबन की राशि जमा नहीं करने पर बालाघाट विकासखंड की ग्राम पंचायत हीरापुर के पूर्व सरपंच नीलेश डोंगरे को गिरफ्तार कर जिला जेल बालाघाट भेज दिया है। जिला जेल अधीक्षक से कहा गया है कि नीलेश डोंगरे को अधिक से अधिक 30 दिन या गबन की राशि जमा करने तक जेल में बंद रखा जाए। हीरापुर के पूर्व सरपंच को सीसी रोड निर्माण की 32,319 रुपए की राशि जिला पंचायत में जमा करने के लिए 20 नवंबर 2018 को आदेश दिया गया था। उसके द्वारा 4,000 रुपए की राशि जमा कर शेष राशि जमा करने के लिए समय मांगा था, लेकिन उसके बाद वह जिला पंचायत में पेशी में उपस्थित नहीं हुआ और शेष राशि जमा करने में असफल रहा है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर जिला जेल बालाघाट में बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल का 28 अगस्त को बालाघाट जिले का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही लामता में 28 अगस्त को आयोजित होने वाला आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है। कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला बालाघाट से सहायक आयुक्त सहकारिता बालाघाट आलोक दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय उप एवं सहायक आयुक्त अंकेक्षण सहकारिता बालाघाट का समस्त अमला अब नए भवन कार्यालय जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित बालाघाट कोतवाली थाना के पीछे दीनदयालपुरम बालाघाट में स्थानांतरित किया जा चुका है और सहकारिता का कार्य भूमि विकास बैंक कार्यालय से ही किया जाएगा। परसवाड़ा के कोमन गांव में स्थित मानव कल्याण आश्रम में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी का आगमन हुआ, जहां राम स्वरूपाचार्य महाराज कामदगिरी पीठाधीश्वर चित्रकूट प्रमुख द्वार के पावन सानिध्य में वृक्षारोपण किया गया। मानव कल्याण आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष तामेश्वर पटेल ने बताया कि ग्राम आरंडिया के गायत्री मंदिर में उक्त आयोजन किया जाता था, परंतु वर्ष 2013 में श्री शालिकराम पटेल आरंडिया ने लामता परसवाड़ा मार्ग पर कुमन गांव के पास 1.25 एकड़ जमीन का दान किया, वहीं आश्रम का निर्माण किया गया।
बैहर थाना अंतर्गत तिरगांव में एक 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार कविता पिता धीर सिंह धूमकेती निवासी तिरगांव वार्ड नंबर 10 अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार मंगलवार को दोपहर में घर पर कोई नहीं था। जब परिवार वाले शाम को घर में लौटे तो देखा कि कविता फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। कलेक्टर दीपक आर्य की फटकार के बाद एक बार फिर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए काली पुतली चौक स्थित ऑटोमोबाइल दुकानों के सामने वाहन मरम्मत करने वालों पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाई जा रही है। इसके बाद भी काली पुतली चौक स्थित ऑटोमोबाइल्स दुकानों के संचालकों द्वारा दुकानों के बाहर गाड़ी मरम्मत का कार्य करवाया जाता है, जिस पर मंगलवार को नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई है। इन मिस्त्रियों को दुकान के सामने रिपेयरिंग कार्य से मना किया गया। एक दो बार दुकानें भी सील की गई, किंतु ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। इस कारण लगातार जब्ती की कार्रवाई की गई है और आज पुनः जब्ती की गई। अभी चूंकि अंबेडकर चौक से काली पुतली चौक के मिस्त्रियों को हटाकर जगह दे दी गई, जहाँ पे उनको मिस्त्रियों को जगह आवंटित की गई है। यदि ये लोग दुकान के सामने रिपेयरिंग करेंगे तो उनके पास ग्राहक नहीं जाएंगे। दूसरा, इनको ने जो दुकानों का लाइसेंस लिया है श्रम विभाग से, वो ऑटोमोबाइल सामग्री विक्रय कर लिया है। इनके पास रिपेयरिंग के लिए कोई सामग्री नहीं है, तो उसकी एंसिलरी यूनिट टाइप उनको सामने बिठा के काम कर रहे हैं, जो अनुचित है। अतः हमारे द्वारा इनको बार बार निर्देशित किया गया। एक दो बार दुकानें भी सील की गई, किंतु इनमें से इस कारण से आज हमारे द्वारा लगातार इनकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। और आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 15 दिनों के बाद 15 दिनों के अंदर अपने दुकान के अंदर ही रिपेयरिंग की व्यवस्था कर लाइसेंस ले लेंगे। तो जब तक ये लाइसेंस लेंगे नहीं और अगर ये काम करेंगे। दूसरा, इनके द्वारा जो इतनी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उसकी गंदगी शाम को रोड पर फेंक दी जाती है दुकान, जबकि नगर पालिका द्वारा रात्रिकालीन कचरा संग्रहण की भी सुविधा प्रदान की गई है। और कचरा फेंक देने के कारण भी शहर बहुत गंदा दिखता है। इनको इस बात के भी लिए निर्देशित किया गया है। ऑटोमोबाइल संचालक बताते हैं कि उनकी अपनी अलग परेशानी है। लोग गाड़ी मरम्मत करवाने आते हैं और सामान उसी दुकान से खरीदते हैं। इसी कारण दुकान के सामने ही मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे जल्द ही दुकान के भीतर शुरू करवाने की प्रक्रिया चल रही है। मामला ये है कि बाहर काम करने के लिए, और उनका काम है कि वो कर्मचारी जाते हैं तो गाड़ी खड़ी रहती है तो खाना पेंशन भी जाते हैं। रहा सवाल कि हम लोग जो है लाइसेंस बना रहे हैं, वो टाइम लग रहा है। अंदर में जो है काम करेगा, आधी दुकान को पार्टीशन दे देंगे जैसे सब कर रहे हैं। असाटी जी है, ये गणेश ऑटोमोबाइल्स है, हम लोग भी करने चाह रहे हैं वैसी। अब वो जगह नहीं बन पा रहा है। तो क्या परेशानी हो रही है अभी? परेशानी ये हो रही है कि हम लोग के पास अभी काम भी नहीं आते। मई 10 तारीख से परेशान है हम लोग, पार्टी को पैसा नहीं दे सकते। लोन लिए उसका किस्त नहीं भर पा रहे हैं, क्या समझे। तो यहाँ पे अभी क्या अल्टीमेट दिया अभी आप लोग? अभी तो इन्होंने बोला कि काम बंद कर दो, मगर हम उनसे 15 रोज का टाइम मांग रहे हैं। प्रदीप बाबू से दिए 15 रोज, बोले कि रहो अभी, मगर उन्हें दे नहीं रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। तिरोड़ी माइल पर क्षेत्रीय किसानों ने आरोप लगाया है कि उसके सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट की जा रही है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसान ने बताया कि वे खेत से लौट रहे थे। इस दौरान मॉयल सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोका और मॉयल से मैग्नीज चोरी का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। सर कंप्लेंट लेके आते, तिरोड़ी थाने में कंप्लेंट किए तो वहाँ कंप्लेंट दर्ज नहीं किए, इसलिए हम यहाँ क्या कंप्लेंट किया आपसे कि हमको हम टिफिन छोड़ने गए थे बोल के पिताजी का मच्छी केंद्र, और फिर वहाँ से टिफिन छोड़ के हम खेत गए। फिर खेत से आते आते हम लोग एक को लगी बात, टॉयलेट लगी, तो हम रुक गए एक बॉडी के पास। तो वहाँ रोड किनारे ही बैठे थे, तो हम लोग रोड में खड़े थे। माइल के गार्ड लोग आ रहे थे, तो उनने गाड़ी रोक के यहाँ क्या कर रहे हो बोले तुम लोग। तो हमने बोले सर हम लोग संडास बैठे। बोले नहीं, बोले तुम लोग संडास नहीं बैठे, बोले तुम लोग काला माल चोरी करते हो, बोले मैग्नीज का काम करते हो बोले। तो फिर वहाँ थोड़ा सा गाली गलौज करने लगे वो लोग हम लोगों के साथ। फिर बोलते ठीक है, बोलते रुको, बोलते कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बोले यहीं पे। हम बोले ठीक है सर, हम यहीं रुकते, कहीं नहीं जाते हम लोग। तो बोलता है रुको, बोले तुम्हारे को बताता हूँ, बोले तुम लोगों को बहुत सियाने बन रहे, बोले चोरी करते, बोले हमको मालूम है, सिखा रहे हो हमको, ऐसा दुनिया भर का बोलने लगे। आपकी ज़मीन में नहीं खड़े बोले, तो बोलते फॉरेस्ट की ज़मीन में खड़े बोलते तुम लोग, बोलते हमारे ज़मीन में खड़े बोलते माइल वाले।
तो हमको बोलते फिर इसको मारने लगे वहाँ पे। फिर मेरे को भी 1-2 झापड़ मारे, इसको तो ज़्यादा ही मारे हम लोग। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्यों मारे उन्होंने, क्यों मारपीट की? उनको वो लग रहा था वो हम लोग चोरी करने आया ऐसा सोच रहे थे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम चाहते हैं हमको न्याय चाहिए। इसको सुनाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर दर्द है इस साइड में थोड़ा, कान का पर्दा पड़ेगा, थोड़ा कान से आवाज़ सुनाई नहीं। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि तिरोड़ी मॉल के सुरक्षा कर्मी द्वारा उनके समाज के कुछ किसानों के साथ मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत तिरोड़ी थाने में नहीं लिखी गई। आज एडिशनल एसपी माननीय भूरिया जी से मुलाकात हुई। कुछ हमारे समाज के लोग जो तिरोड़ी निवासी हैं, मॉल के किनारे में इन लोगों की ज़मीनें हैं जहाँ पे खेती करते हैं, और खेती कार्य के कारण वहाँ पे जाते आते रहते हैं। तो वहाँ के मॉल के जो सुरक्षा गार्ड्स हैं वो इन्हें आए दिन इनमें मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और एक लड़के को तो इतना मारा है कि उसके कान के नीचे काफ़ी कुछ इंजरी है और कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। तो इसकी जब कंप्लेंट लिखने ये संबंधित वहीं क्षेत्रीय थाने में गए तो वहाँ पे इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, इसलिए ये लोग फिर अपनी शिकायत लेके हमारे पास पहुँचे और हम साथ में यहाँ पे एसपी साहब के पास आए। ये हमेशा ब्लेम लगाते हैं कि ये मॉल की चोरी करते हैं, मॉल की मैग्नीज की चोरी करते हैं, ये ब्लेम लगाते हैं और इन्हें भगाया जाता है वहाँ से। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि भाई जब हमारे खेत वहाँ पे हैं, हम खेत करने जाएँ तो कम से कम स्वतंत्र रूप से वहाँ जाके काम तो कर सकें। जिस तरह से वो वहाँ गुंडागर्दी करती वो गुंडागर्दी हटे उनकी। ऐसा ही रहा तो आलम। सेवा सहकारी समिति महकेपार के किसानों ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य से गुहार लगाई कि उनकी फसल का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है, जिससे किसान बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसानों ने बताया कि 22 जनवरी 2019 को उनके द्वारा महकेपार सहकारी समिति में धान का विक्रय किया गया था। इसकी टोकन समिति द्वारा कृषकों को दे दी गई थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। पटार क्षेत्र महकेपार से हमारे क्षेत्र में सेवा सहकारी समिति द्वारा धान खरीदा गया था शासन के समर्थन मूल्य 1750 रुपये से, परंतु कुछ तकनीकी खराबी के कारण हमारा धान उस पोर्टल पर न चढ़ पाया। वो धान 700 या 800 कुंटल शेष रह गया। समिति द्वारा उसको 1400 रुपये के भाव से बेच दिया गया और 350 1400 रुपये के भाव से हमें पेमेंट दिया गया और 350 रुपये का बोला कि आपको 8 दिन के बाद हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। और हमारे एक व्यापारी यूचन सोनवाने द्वारा उसी धान को 1650 रुपये से मांगा गया, परंतु सोसाइटी के माध्यम से और जिला सेवा सहकारी के माध्यम से साठगांठ से उस पर घोटाला किया गया और उस धान को अगले गोंदिया वाले व्यापारी को 1500 के भाव से बेचा गया और किसानों को 1400 के भाव से पेमेंट किया गया, जिसके लिए हमें कलेक्टर ऑफिस में भी हमने 2-3 बार शिकायत की, एडीएम को भी शिकायत की, विधायक को भी शिकायत की, सांसद जी को भी शिकायत की, पर इस पर कोई निराकरण नहीं हुआ और अभी तक किसानों को 350 रुपये नहीं मिला। इसके लिए हमारे हजारों किसान लोग यहाँ पर दर भटक रहे हैं और ये 4थी बार हम लोग कलेक्टर ऑफिस में आए। इससे जल्द से जल्द निराकरण हो और हमें हमारे पैसा 350 रुपये जल्द से जल्द हमारे अकाउंट में मिले। कुछ माह बाद होने वाले राज्य के त्रिस्तरीय नगरीय निकाय आम चुनावों में पहली बार केंद्र सरकार और उसके प्रतिष्ठानों पर भी आदर्श आचरण संहिता लागू होगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने आने वाले निकाय चुनाव हेतु नवीन आदर्श आचरण संहिता 2019 जारी कर दी है। इससे पहले आयोग ने वर्ष 2014 में आदर्श आचरण संहिता जारी की थी, जिसमें केंद्र सरकार और उसके प्रतिष्ठानों को इस संहिता से मुक्त रखा गया था, अर्थात केंद्र सरकार और उसके प्रतिष्ठानों के बारे में संहिता में उल्लेख ही नहीं था। अब जो नवीन आचरण संहिता जारी की गई है उसमें राज्य सरकार और उसके प्रतिष्ठानों के अलावा केंद्र सरकार और उसके प्रतिष्ठानों पर भी आचरण संहिता लागू होगी। नवीन आदर्श आचरण संहिता में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए सामान्य आचरण में क्रमांक 13 नया जोड़ा गया है।
परसवाड़ा जनपद पंचायत में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में जनपद सदस्य गणेश मंडलेकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। आपको बता दें कि 4 माह पहले जनपद सदस्य गणेश मंडलेकर द्वारा अपने साथी राजा तलवारे के साथ पंचायत भवन में घुसकर सचिव के साथ मारपीट की गई और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इस आरोप में जनपद सदस्य गणेश मंडलेकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसका मामला ऐसा है कि इसके ऊपर 6 मामले पूर्व में थे। इस मामले को लेकर 7 मामले हैं जी, और इसका आपराधिक रिकॉर्ड 7 ये और 1 7 16 110 जी के 17 मामले थाना परसवाड़ा में अलग से और भी कायम है जी। कहाँ से पकड़ा आपने इसे? इसको मैंने लिंगा से पकड़ा। उसके घर से जी। कितने दिनों से फरार चल रहा था? 3 माह से फरार था जी। उन्होंने रिपोर्ट ये दर्ज कराया था कि लिंगा पंचायत में आकर के ये मेरे साथ मारपीट किया था और वहाँ जो शासकीय सामान वगैरह रखे थे उसकी तोड़फोड़ किया था जी, और बोले मुझे बंधक बना लिया था और मुझे रिपोर्ट नहीं करने दिया। जब वहाँ से मैं छूट के आया हूँ थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट। उसी मामले में आज उसे पकड़ कर जेल? हाँ, आज इसी मामले में उसको काफ़ी लंबे मशक्कत के बाद पकड़ करके। बीते दिनों से चाहे नगर पालिका परिषद लगातार शहर में मवेशी हटाने की कार्यवाही कर रही हो, लेकिन इसके बाद भी मवेशी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसी दुर्घटना का शिकार नगर पालिका वार्ड नंबर 14 के पार्षद भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यासिन खान हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। 27 अगस्त की शाम को यासिन खान अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से वेनगंगा नदी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक गर्रा रेलवे फाटक के पास में मवेशी सड़क पर आ गए, जिससे यासिन खान की गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई। घटना में यासिन खान के पैर और सिर में चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रूपझर थाना अंतर्गत लौगुर परिक्षेत्र के कारवाही में वन्य प्राणी रीछ के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक पुसु मंडावी उम्र 40 वर्ष गांव के पास जंगलों में पिहरी तोड़ने गया था। इसी दौरान उस पर रीछ ने हमला कर दिया। घायल पुसु को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। ग्रामीण थाना अंतर्गत भोमोड़ी में विद्युत करंट लगने से युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार झलकलाल चौधरी के पुत्र हिमांशु उम्र 19 वर्ष 27 अगस्त की शाम को अपने घर में मवेशी बांध रहा था। इसी दौरान पंखा शुरू नहीं होने पर उसे ठीक कर रहा था। इस दौरान जबरदस्त करंट लगा और वह गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 55वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शहर स्थित काली पुतली के निकट हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 33 प्रखंड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज विश्व हिंदू परिषद का 55वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम नगर प्रखंड का था। पूरे मतलब अपने जो 33 वार्ड है उनके सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे इस विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बस विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किन महापुरुषों द्वारा इसकी स्थापना की गई और किन किन लोग उपस्थित थे और सारे विश्व हिंदू परिषद की जो भी कार्यप्रणालियाँ हैं, जो पूरे आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व के 110 देशों में विश्व हिंदू परिषद का काम है, इन सबकी जानकारियाँ कार्यकर्ताओं को दी गई इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य। आपका परिचय? चंद्र दमाई, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार के संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, कलेक्टर को नहीं आए अब तक आदेश। पीएम आवास में नगर पालिका ने रोकी 17 हितग्राहियों की दूसरी किश्त, शिकायत के बाद उठाया कदम। गांगुलपारा में जल्द शुरू होगा इको पर्यटन योजना, पर्यटक को मिलेगी सुविधा। वारासिवनी में खाद की कमी से परेशान हो रहे किसान। पत्नी के वियोग में बन गया चोर, पुलिस के सामने किया खुलासा। नगर पालिका ने फिर शुरू की अतिक्रमण की कार्यवाही, ऑटोमोबाइल से दुकानों से हटाया अतिक्रमण।
शासकीय कार्य में बाधा, परसवाड़ा जनपद सदस्य गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गबन के आरोप में पूर्व सरपंच पहुंचे जेल, हीरापुर पंचायत का मामला। शहर में कम नहीं हो रहे मवेशी, सड़क दुर्घटना में घायल हुए पार्षद। और करंट और फांसी लगाने से अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।